हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओमकार मौर्य क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के बच्चों जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों की 22 फरवरी से फरवरी वर्ष 2024 आपका जो बोर्ड का पेपर है 10वीं एवं 12वीं का वो स्टार्ट होने वाला, 10वीं एवं 12वीं का। ठीक है, और ये पेपर जो है 9 मार्च को तक होगा, वर्ष 2024 तक होगा। ठीक है, और जितने बच्चे 10वीं के हैं, क्योंकि हम 10वीं की बात करने वाले थे, 10वीं जितने बच्चे हैं, अगर समाजशास्त्र के विषय की जैसे बात करें, जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इन सभी विषयों के बारे में उन्होंने एक समग्र अध्ययन कर लिया होगा, यानी पहले से वो पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे हैं जिनका कुछ छूटा है या रिवीजन कर रहे हैं, या अच्छे से भूगोल जैसे सब्जेक्ट पर उनका कोई पकड़ नहीं है। तो इसका उद्देश्य है कि जिन बच्चों ने अब तक 10वीं के बच्चे जिन्होंने इतिहास में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में और नागरिक शास्त्र में अब तक कुछ नहीं पढ़ा, तो इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि उन बच्चों का कुछ ऐसा पढ़ ले जिससे वो बोर्ड में 80 प्लस या 90 प्लस है, जो समाजशास्त्र का जो आपका पेपर है सामान्य विज्ञान का, उसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो उसी को उद्देश्य को देखते हुए यह सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 10वीं भूगोल, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर संसाधन का विकास जो भूगोल का उसको हम देखेंगे। और जो किताब है मेरे पास, मैं दिखा देना चाहता हूँ आपका, जो ये किताब है आपका, ये किताब है, ये आपका जो है यह, इसका अगर आप ये देखें तो थोड़ा सा ये कवर पुराना है, नया थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जो आपकी पुस्तक है इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं बता दूं पुरानी पुस्तक है, ये वर्ष 2019 का है। ठीक है, अपडेटेड नहीं है, तो आप इससे भ्रम में मत आइए कि ये तो दूसरा है तो हम इसे क्यों पढ़ें, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे 2024 का पेपर देंगे उनके लिए एक खास है। तो इसी के क्रम में हम स्टार्ट करते हैं संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास से ये थोड़ा सा गलत हो गया, संसाधन का विकास नहीं, संसाधन एवं विकास है, संसाधन एवं विकास नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ जो कि चैप्टर का नाम है संसाधन का विकास, तो सवाल ये उठता है संसाधन क्या, यानी संसाधन क्या है। देखिए, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है इसमें बहुत ही विस्तार में अच्छे से संसाधन को समझाया गया कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो कॉपी की चीज़ों को ना लेते हुए हम व्यवहारिक रूप में समझे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, यह दिया है कि हमारे पर्यावरण में, अब एक शब्द आ रहा है पर्यावरण। अब सवाल है ये पर्यावरण क्या होता है। देखिए, हम जिस पृथ्वी पर होते हैं, जिस आसपास में रहते हैं, जो हमारे आसपास जो कुछ भी दिख जाए, जैसे पेड़ है, पर्वत है, नदी है, तालाब है, घर है, व्यक्ति है, सड़क है, यानी इत्यादि कुछ भी आपको जो आसपास के, आपके आसपास जो भी दिख रहा है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पर्यावरण के क्या घटक है, यानी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। घटक तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। यानी जो कुछ भी देख लो वो सब हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों इत्यादि, ये भी पर्यावरण के अंदर ही अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये बताया रहा है कि संसाधन क्या, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, यानी पर्यावरण में उपलब्ध हो प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु हो, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु
प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। यानी पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती है। जैसे वर्तमान समय में आपको भी तत्कालीन रूप से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी आवश्यकता क्या है, बोर्ड की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता स्मारकर की है, ठीक है, मेरी आवश्यकता क्या है, इंक की है कि नहीं, मेरी आवश्यकता लाइट की है, और शायद एक कैमरा कर लो या स्मार्टफोन, कैमरा या फोन। यानी अभी मैं वर्तमान समय अभी आपको तत्काल रूप से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, बोर्ड की है, मार्कर की है, इंक की है, लाइट की है, कैमरा की है या फ़ोन की, इनकी क्या आवश्यकता है, और मुझे आपको पढ़ाने के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है। और ये सभी चीज़ें क्या पर्यावरण में हमारे आसपास जो कि चीज़ें मिल जाती हैं, हालांकि इनको खरीदना पड़ता है आर्थिक रूप से, फ्री में नहीं मिलते, निःशुल्क नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कहा जाए कि पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी आवश्यकताएं ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, और जिसको बनाने के लिए क्या प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि हमारी आवश्यकता इस पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, साथ में उसको बनाने के हमारे पास प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले मार्कर है, इससे मेरी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, लेकिन इसको बनाने के हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टेक बोर्ड है, ये मेरी आवश्यकता को पूरी कर रही है, इसको बनाने के हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। हमारे पास कैमरा की आवश्यकता है, तो कैमरा बनाने के हमारे पास टेक्नोलॉजी है। यानी पर्यावरण में वे प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, प्लस जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से संभव, और जो आर्थिक रूप से संभव है, यानी मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु जिसके पास टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, हम उसको बना सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से संभव नहीं, यानी आर्थिक रूप से वो पॉसिबल नहीं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं बता दूँ, जैसे चंद्रमा पर ले लिए, मंगल ग्रह पर ले लिए, इन ग्रहों पर बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, हीलियम और न जाने ऐसे कीमती धातुएं हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें वहां से ला नहीं सकते। क्यों नहीं लाएंगे? जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा पर से अगर हम 1 kg गोल्ड लाते हैं, अगर उसकी कीमत मान लो पृथ्वी पर अगर 1 करोड़ हो रही है, 1 करोड़ हो रही है, तो 1 kg गोल्ड को पृथ्वी पर लाने पर उसका खर्च कितना होगा? उसका खर्च जो कितना होगा? उसका खर्च होगा 10 करोड़। यानी अगर हम 1 किलो पृथ्वी पर अगर सोना लाए चांद पर से, तो उसकी पृथ्वी पर कितनी वैल्यू होगी? वैल्यू तो 1 करोड़ होगी, लेकिन उसको लाने में अगर टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा। तो टोटल क्या 9 करोड़ का नुकसान ही हो रहा है हमारे पास, क्योंकि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो नुकसान को भर सके। या चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर जितने भी संसाधन हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, लिथियम हो, इतनी बड़ी कोई भी धातु हो, उसको लाने के हमारे पास ऐसे कोई तकनीक नहीं है वर्तमान समय, सस्ती तकनीक है जिससे वो क्या वो संसाधन, वो वस्तु आर्थिक रूप से संभव हो जाए। संभव हो ही नहीं सकती। हम कुछ भी लाएंगे, उसको पृथ्वी पर जितना मूल्य होगा उसका 10 गुना तक खर्चा लग जाएगा क्या हमको उसको लाने में ही। नहीं, फिर भी बहुत से देश, भारत है, रूस है, अमेरिका है, चीन, ऐसे बहुत से देश इन सभी ग्रहों पर अपने रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास है आज नहीं तो कल ऐसी कोई तकनीक तो विकसित होगी जिससे
इन संसाधनों पर हम पहुंच सकते हैं और ये हमारे लिए इन वस्तुओं को हम संसाधन में हम बता, क्योंकि अभी ये आर्थिक से संभाव्य नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, संसाधन क्या है? संसाधन है जो हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है तथा जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, और सांस्कृतिक सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। बात समझ पा रहे हैं? यानी हम ये कहना चाहते हैं आपको कि संसाधन उन्हीं को कहेंगे जो हमारे पर्यावरण में है। पर्यावरण हर प्रत्येक वस्तु संसाधन नहीं हो सकती, क्योंकि तभी संसाधन होगी जब वो 4 चीजों को फॉलो करे। पहला, आवश्यकताओं को पूर्ति करे, आवश्यकता पूर्ति हो, फिर उसके साथ साथ वो क्या हो, टेक्नोलॉजी हो हमारे पास उसको, फिर आर्थिक रूप से वो आर्थिक संभाव्य हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, साथ में वो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। यानी ये सभी चीजें होंगी तो वो क्या, वो संसाधन होगा। जैसे पेन है, मार्कर है, सॉरी ये मार्कर है, यह मेरे पर्यावरण में पाया जाता है, यह मेरी आवश्यकता को भी पूर्ति करती है, साथ में इसको बनाने के लिए क्या तकनीक भी है, उसके साथ साथ यह आर्थिक रूप से संभाव्य है। यानी अगर इसका उपयोग मैं किसी काम के लिए करता हूँ, तो मान लिया अगर इसका उपयोग मैं 1000 के काम के लिए कर रहा हूँ, ठीक, तो ये मार्कर मेरा पड़ कितने का है, 25 रुपये पड़ रहा है, तो लॉस तो नहीं ना, आर्थिक रूप से संभाव्य है, लेकिन ये मार्कर मेरा पड़ता 5000 का, ऐसे काम होता केवल 50 पैसे का, तो नुकसान है, कोई लेगा भी नहीं और संभाव्य भी नहीं है। यानी वो सस्ता भी हो, उपयोगी भी हो, सब कुछ हो, और उसके लिए तकनीक भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जो भी चीजें हों, ठीक है, तो उसे हम संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो अभी अब बस आप इतना जानिए कि हर वस्तु संसाधन है। ठीक है, अगर इसमें 4 तरह के गुण आपको देखने मिल जाए, डस्टर है भी एक संसाधन है। अब इस संसाधन से जो है मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात है संसाधन वर्गीकरण। देखिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो भी कलर ठीक ही है, बुरा तो नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब दिया जैसे इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर हम लिखे संसाधन का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर एक हो जा रहा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैसे कि हम दे सकते हैं जैव और अजैव, जैव अजैव, ये पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख सकते हैं, दूसरा हमारा हो जा रहा है साम्यता के आधार पर, साम्यता के आधार पर, इसको भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला हम बांट सकते हैं, पहला हम इसे बांट सकते हैं नवीकरण योग्य, नवीकरण
योग्य। दूसरा अनवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, अनवीकरण। तीसरा भी हम संसाधन को इसको बांट सकते हैं। तीसरा जो है इसका प्रकार आप देख सकते हैं। तीसरा इसका प्रकार है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला हम बांट सकते हैं व्यक्तिगत। दूसरा हम बांट सकते हैं हम जो है सामुदायिक, हम सामुदायिक बांट सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम बांट सकते हैं राष्ट्रीय, बांट सकते हैं राष्ट्रीय। और चौथा जो कि हमारा हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हम बांट सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवा जो स्तर है, चौथा, ये देख सकते हैं चौथा आता है विकास के स्तर पर हम बांट सकते हैं। चौथा होता है विकास के स्तर पर। जैसे यहाँ पर कुछ प्रकार होते हैं, जैसे संभावी विकास। दूसरा हमारा हो गया जैसे विकसित भंडार, तीसरा हमारा अगर आप देखें तो संचित कोष, ठीक। अब चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है अब एक एक करके हम इसको समझते हैं और देखते हैं। मैं फिर एक बार पेन का जो है कलर जो है मैं चेंज कर दूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये संसाधनों का क्या वर्गीकरण है, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण है, संसाधनों का ये आपका एक वर्गीकरण है। देखो, संसाधनों का पहले तो उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो संसाधन है वो जैव है कि अजैव है। जैव संसाधन में क्या हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो पेड़ है, अब जैसे पेड़ जो है ये जैव संसाधन है, क्योंकि वे संसाधन ये भी आपके उपयोग में आता है। अजैव संसाधन क्या हो गया, जैसे कोयला हो गया, अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर यानी जैव है कि अजैव, यानी जीवित संसाधन है कि निर्जीव है। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये भी हमारे संसाधन है। जैसे गांव में देखो, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है इत्यादि, क्या ये हमारे जो है जैव संसाधन है। अजैव संसाधन में क्या आ गया, भूमि आ गया हमारा अजैव संसाधन है, ठीक है। मकान आ गया, संसाधन है, इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका आ गया, ठीक। अब बात करते हैं साम्यता के आधार पर। साम्यता क्या है, साम्यता का मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये क्या होता है देखिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो संसाधन है उनका वापस
बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, सकता कि नहीं, यानी वो जो संसाधन नवीकरणीय है कि अभिनवीकरणीय, यानी उन्हें पुनः बनाया जा सकता कि नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि एक बार हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी है अगर पूर्णतः उसकी प्रजाति समाप्त हो जा रही है, हमारे यहाँ मैं लिख दूँ हमारे पर्यावरण में किसी भी वस्तु का पूर्णतः प्रजाति समाप्त हो जाए तो उन्हें वापस नहीं पाया जा सकता। यानी हमारे पास पर्यावरण जो कुछ भी एक पूर्णतः को समाप्त कर दिया तो दोबारा नहीं पाया। जैसे मान लीजिए एक गाय की मृत्यु हो गई तो 2 गाय हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे पृथ्वी में जितने भी गाय हैं सबको अगर समाप्त कर दे तो हम नए गायों को उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक गाय को पाला, इसके जो हैं 1 3 5 क्रमशः जो बच्चे हुए इसके प्रजाति हो गए, इसमें भी कई सारे हुए, इधर भी कई सारे हुए, इधर भी हुए। ठीक, अब इसका देहांत हुआ, लेकिन इसके वजह से इतने सारे आ गए, लेकिन हम सबको एक समय खत्म कर दे पूरे पृथ्वी पर से तो हम उनको नहीं ले सकते। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं, जैसे जैसे कि उनको पुनः बनाया जा सकता है। अगर आसान भाषा में समझे, जैसे कि देखिए डीजल है, डीजल का एक बार फिर क्यों किया खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसको दोबारा नहीं पाया जा सकता। पेट्रोल है, एक बार खत्म कर दिया वो खत्म, दोबारा नहीं पाया जा सकता। लेकिन वहीं पर प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, एक बार जो है अगर समाप्त हो गया तो उसको टूट फूट गया, हमने प्लास्टिक के बोतल बना दे, बोतल बनाते, अगर वो टूट फूट गया कुछ भी हो गया तो वो अपन उसको हम क्या कर सकते, रिसाइकल करके उसको दोबारा क्या हम दूसरा बोतल बना सकते हैं। तो नवीकरणीय में है, और नवीकरणीय योग्य यानी जिसको पुनः हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्वामित्व के आधार पे। देखिए जो स्वामित्व के आधार पे जो होते हैं वो 4 तरह के, एक तो व्यक्तिगत हो गया, जैसे मेरे पास घर है, व्यक्तिगत है संसाधन है। दूसरा सामुदायिक हो गया, जैसे तालाब हो गया, तालाब हो गया सामुदायिक है। राष्ट्रीय क्या हो गया, जैसे देश का भी राष्ट्र का कुछ होता है वो संपत्ति हो गया, जैसे सड़क हो गया, सड़क हो गया, विमान हो गया इत्यादि। ये क्या हुआ, ये हमारे राष्ट्रीय हो गए। अंतर्राष्ट्रीय क्या हो गए, जैसे कि अब अंटार्कटिका महाद्वीप देख लो, अंटार्कटिका महाद्वीप ले लो, या जो महासागर के अंदर जो भी हमें डीजल पेट्रोल खनिज संसाधन मिलता है वो अंतर्राष्ट्रीय किसी एक देश का नहीं होता है, उसको सब समान रूप में सभी में वितरण करना होता है। ठीक है, अब आ जाए विकास के स्तर पे, संसाधन विकास के स्तर, जैसे संभावित विकास के स्तर पे संसाधन, यानी वो जिनका संभावना कि उनका विकास किया जा सकता है। जैसे पेड़ है, एक पेड़ कट गया उसको लगा दो जल्दी से विकसित हो जाएगा। एक है विकसित भंडार जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक, एक होता है संचित कोष जो आने वाली पीढ़ी के लिए संचित किया जाता है। तो मतलब इस तरह के कुल मिला के संसाधनों के प्रकार होते हैं, इतने टाइप के संसाधन होते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर दूं।
चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार जरा आप लोग का कमेंट पढ़ लूँ, देखो। ठीक है, चलिए, किसी का कोई कमेंट नहीं है। अब जैसे कि हमने उत्पत्ति के आधार पे हमने एक बार इन सभी चीज़ों का हमने जिक्र कर दिया, एक बार मैं फिर विस्तार में, तो मैंने संक्षिप्त में बताया, मैं एक बार फिर आपको विस्तार में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो संसाधनों के जैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर आप ले लें जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होता है। यानी अब मैं फिर लिख दूं, उत्पत्ति के आधार पर पहला जब संसाधन, अब ये देखिए, इन संसाधनों की हमें प्राप्ति जो होती है जैव मंडल से होता है। जैव मंडल जैसे कि हमारी पृथ्वी है, जैव मंडल क्या होता है, जैसे कि ये जल मंडल है, जल मंडल है, ये क्या है, ये जो है वायुमंडल है, ये क्या है, स्थल स्थल मंडल है। तो इन तीनों का ये जो क्षेत्र है, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, जो तीनों का जो ये क्षेत्र है, तीनों का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला तीनों का जो ये क्षेत्र है, इसको कहते हैं जैव मंडल। समझ रहे हैं, यह जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तीनों का ये जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं, इस वाले इसको जैव मंडल। तो जो जैव संसाधन होता है, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, मिलता है, इसका प्राप्ति जो है होती है हमें, इसकी जो प्राप्ति होती है जैव मंडल से होती है। प्राप्ति जैव मंडल से, प्राप्ति जैव मंडल से। एग्जाम्पल तो चले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, गाय भैंस इत्यादि। जैसे मनुष्य हुआ, वनस्पति हुआ, प्राणी जात हुआ, मत्स्य हुआ, जीवन वन हुआ, पशुपालन इत्यादि। अब अजैव संसाधन ले सकते हैं। दूसरा अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन देखिए, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी वे सभी संसाधन, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते। यानी वे सभी संसाधन जो देखिए, अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उनको हम अजैव संसाधन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे चट्टान हुआ, धातु हुआ, कोयला हुआ, ये बोर्ड हुआ, ये मार्कर हुआ, ये मकान हुआ, ये सब जो होते हैं अजैव संसाधन। जैसे धातु हुआ, चट्टान हुआ इत्यादि, जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जान नहीं है, वो अजैव संसाधन हुए। असाम्यता के आधार पर अब देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर हमने देख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं साम्यता के आधार पर, यानी साम्यता के आधार पर। देखिए, साम्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन होता है, नवीकरण योग्य संसाधन। अब ये क्या है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। यानी वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या तांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः निर्मित किया जा सकता है। जैसे ये कारक कोई ऐसा संसाधन जिनको प्रकृति पुनः निर्माण कर सकती है, यानी वे संसाधन जिन्हें प्रकृति पुनः निर्माण कर सकती है, प्रकृति पुनः निर्माण कर, जैसे कि कोयला हो गया, कोयला जो हो गया, इसको प्रकृति पुनः बना सकती है। अगर हमें बना, और हम भी इसको बना सकते हैं, कैसे, रासायनिक कारणों से, यानी केमिकली रूप से, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो ना, उसकी तरह मदद करें तो बनाए जा सकते हैं। या अगर हम ऐसा कुछ करें,
यांत्रिक रूप से कोई यंत्र बनाए, कोई मशीन बनाए, उससे हम बनाए तो क्या नवीकरण संसाधन होते हैं। यानी वे संसाधन जिनको प्रकृति पुनः बना सकती है या हम मानव उन्हें किसी तकनीक द्वारा या किसी मशीन द्वारा बना सकते हैं, तो वह नवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन होते हैं, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन का उदाहरण सौर तथा पवन ऊर्जा, जल व वनजीव। जैसे कि जो सौर ऊर्जा हो गया, जैसे सौर ऊर्जा जो हो गया, सौर ऊर्जा क्या है, प्रकृति उसको हजारों बना सकती है। जब तक सूर्य रहेगा हम जब चाहे सौर ऊर्जा का हम उपयोग करें, खत्म हो फिर बना सकते, उपयोग करें खत्म, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी जब तक सूर्य है हमारे पास तब तक हम सौर ऊर्जा से बिजली हम बना सकते हैं, खत्म हो फिर बना सकते हैं, खत्म हो फिर बना सकते हैं। पवन है, पवन से इससे भी हम बिजली बना सकते हैं, ये खत्म हो फिर बना सकते हैं। ज्वारी ऊर्जा है, जो ज्वारी ऊर्जा है, ज्वारी अगर ऊर्जा है तो इससे हम बिजली बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, खत्म हो गया फिर हम बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समुद्र के क्या ज्वार भाटाते, समुद्र के लहरों से ज्वारी ऊर्जा मिलती है, इससे क्या करते हैं हम बिजली बना सकते हैं, तो कभी खत्म नहीं होगी ये। क्योंकि प्रकृति भी इसे बना सकती है, हम मानव भी बना सकते हैं तकनीक के द्वारा, यंत्र के द्वारा। तो ये क्या है, यह नवीकरणीय संसाधन है या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होते हैं। अब आ जाओ अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, देखिए इन संसाधनों को सतह अथवा प्रवाह संसाधनों के विभाजन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अनवीकरणीय योग्यता। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी अनवीकरणीय संसाधन जो है, अनवीकरणीय जो संसाधन होता है, जो आपका अनवीकरणीय जो संसाधन होता है, ये ऐसे संसाधन होते हैं कि एक बार अगर ये समाप्त हो जा रहा है, अगर ये जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्ति जो है ये प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल है, ये जो संसाधन होते हैं इन्हें प्रकृति बनाती है और बहुत लंबे समय में लिखा है। जो डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, इनको प्रकृति को बनाने में हजारों साल लगे हुए तब जाके बने हैं। और एक बार समाप्त हो गया तो इनको दोबारा हम बना नहीं सकते। अब बनेंगे भी तो फिर 1000 साल, 3000 साल या 10,000 साल, जो भी इसका समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अंततः खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कुछ ऐसे होते हैं जो पुनः चक्रीय, इनको दोबारा पुनः उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा एक बार के प्रयोग के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल तो मैं बता दूं, जैसे लोहा ले लो। लोहा आपने एक बार प्रयोग किया, जंग लगी, खराब हो गया, फिर उसको गला कर फिर पुनः उपयोग में ला सकते हो कि नहीं ला सकते हैं, हम उसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन डीजल एक बार प्रयोग किया खत्म हो गया तो दोबारा नहीं उपयोग में ला सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। मैं इसको मिटा दूं, अच्छा नहीं लग रहा। व्यक्तिगत संसाधन देखिए, व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। यानी बहुत से संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में यानी मालिकाना हक में होता है। होना विषय कुछ संसाधन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि किसी के पास है। ठीक है, बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। एनसीईआरटी आपका ये बता रहा है कि जो बहुत से किसान हैं जिनको सरकार द्वारा दी गई
भूमि होती है वो भी निजी होती है, इन लोगों का निजी भूमि होती है, ये भी इन लोगों के पास क्या होती है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देख लो होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव में बड़े बड़े जमींदार, जैसे तो अभी तो जमींदार शब्द का सरकार ने संविधान में हटा दिया, अभी उसका प्रयोग नहीं है, वो तो हटा दिया गया पूरी तरह से, लेकिन आज भी देखे बहुत से बड़े बड़े जमींदार, तो जमींदार शब्द का तो प्रयोग अब वर्तमान में तो नहीं है, उसकी जगह पे बड़े बड़े भू मालिक हैं वर्तमान समय में। तो मैं करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े भू मालिकों के कुछ ऐसे भी हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं है, ठीक है, नहीं है, भूमि नहीं है। आगे देखें, भूमि के स्वामी हैं भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। यानी जो बाग होगा, जैसे बाग हो गया, चारागाह हो गया, या जैसे कि तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये दोनों होता है, ये दोनों होता है, निजी भी होता है, सामुदायिक भी होता है, सामुदायिक दोनों होता है, दोनों तरह के देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी जो जैसे कि बाग हुआ, चारागाह हुआ, तालाब हुआ, कुआं हुआ, ये दोनों निजी, ये दोनों क्या होते हैं, निजी भी होते हैं और सामुदायिक भी होते हैं, देखने को मिलता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन किसके पास क्या है, ठीक है। अब आगे देखिए, देखने को मिलता है, ठीक है। अपने परिवार के संसाधन की एक सूची तैयार करें। अब आगे देखिए दोस्तों, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी जो सामुदायिक 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 संसाधन, अब बात करें सामुदायिक संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांवों की समशिलात भूमि, चारगाह भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, ये सारे आते हैं, ठीक है। शमशान घाट हो गया, नदी हुआ, घाट, तालाब इत्यादि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पिकनिक पार्क हुआ या बगीचे में गार्डन होंगे, ये क्या सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं, अगर आप इसको ना खुद से पढ़ेंगे ना तो आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत का, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ बहुत टॉपिक कठिन नहीं है, बस इसको अगर मैं बोलूँगा फिर भी आप समझ सकते, समुदाय क्या है, मेरा समुदाय क्या है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कठिन टॉपिक नहीं है, ठीक। तो आप खुद पढ़ के भी इसको क्या समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि पहला जो चैप्टर है बहुत कठिन नहीं है, ये एकदम सामान्य सा और इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत खास नहीं है। अब पेपर के दृष्टिकोण से ना ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मैं एक बात बता दूं, ये पेपर की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है, यानी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, अगर आप इसको पढ़ के भी छोड़ देते तो भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछते नहीं है पेपर में, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी, बस इसमें संसाधनों के वर्गीकरण किस है उसको बस दिखाया गया है, तो एक बात आप ध्यान रखें, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सेकंड जरूर के मैं कमेंट जरूर पढ़ लूँ आप लोगों का, ठीक है। चलिए, कमेंट किसी का नहीं है। अब देखिए,
अब राष्ट्रीय संसाधन, अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तकनीकी तौर पर देश, देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। देखिए तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। यानी शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सरकार को पहले बात तो कानूनी रूप से अधिकार है व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहण करने का अधिकार है एवं शहरी स्थानीय सरकार ने अधिकार दिया है। सरकार ने अधिकार दिया है व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहण यानी अपने पास रखने के लिए अधिकार। जैसे एग्जाम्पल तब ले लिया, जैसे सड़क हो गया, तालाब हो गया, रेल हो गया या अन्य क्षेत्र हो गया। इन सभी ये जो सभी क्षेत्र होते हैं या लोगों के निजी जमीन पर ही बने होते हैं, जो सरकार को अधिकार करने का अधिकार है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान को अधिकार है कि 22 नॉटिकल मील तक महासागर में संपदा भारत की है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से अधिकार हमें प्राप्त है कि समुद्र, जैसे यहाँ भारत है ना, तो यहाँ पर 22 नॉटिकल मील तक हमको अधिकार है। यहाँ पर जो भी संसाधन पाया जाएगा ये भारत का होगा, हम ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमारा अधिकार जो शायद ही किसी दोस्त को है। ठीक है, तो चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इससे हमारा राष्ट्रीय हो गया। अब चलिए, तो हमारा राष्ट्रीय होगा। इसी के साथ क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए सेशन को रोकते हैं और समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा तो वीडियो अच्छा आपको लगा, क्योंकि देखिए ये जो क्लास ने ये बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट ही है, जानकारी ही है आपको। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा ही है केवल आपको। इसमें क्या पढ़ाए, बस मुझे आपको केवल बताना था। ठीक है, आप इसको खुद भी पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि ठीक है, अभी ये चैप्टर में कठिन नहीं है। आगे जो अन्य आपके जो चैप्टर होंगे तो कठिन होगा, तो उसको पढ़ने में आपका इंटरेस्ट रहेगा। बाकी इन टॉपिकों में कोई रुचिगत